हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न इंडिया की सीरीज जो हमने स्टार्ट की हुई थी, आधुनिक भारत की जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिफ्थ पार्ट आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने अपने जहाजी 1 सेकेंड अबूबकर ने अपने जहाजी बेड़े के साथ में कब गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। तो आपको पता ही है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में स्थापित हुई वास्को डी गामा के आगमन के पश्चात, तो उसके बाद में फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा फर्स्ट गवर्नर था पुर्तगाली भारत में, और 1509 में दूसरा पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में आया था। और आने के अगले वर्ष यानी 1510 में इसने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। इस वजह से यहां पर आंसर होगा गोवा। यूसुफ आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधिकार क्षेत्र में था गोवा, और उससे छीना था अबूबकर ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, और लास्ट तक गोवा पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र में रहा। 1961 में पुर्तगाली भारत से अपने उपनिवेश को छोड़कर गए, और 1962 में अगले वर्ष जो है गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हॉलैंड वासियों ने, हॉलैंड वासी जिसे आजकल हम नीदरलैंड बोलते हैं, क्योंकि नीदरलैंड का पुराना नाम जो है, प्राचीन नाम जो है हॉलैंड है, और हॉलैंड वासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो कब स्थापना की? 1602 में। आपको याद हो, सबसे पहली यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली थी, दूसरी यूरोपियन कंपनी ब्रिटिश थी, और तीसरी यूरोपियन कंपनी जो है हॉलैंड वासियों की थी, और वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और धीरे धीरे जो है इन्होंने अपना प्रसार भारत में स्थापित किया, और आने वाले टाइम में 1759 में अंग्रेजों ने इनको अंतिम रूप से पराजित किया बेदारा के युद्ध में, और 1559 के बाद से, 1759 के बाद से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़कर आसपास के पड़ोसी देशों में व्यापार करती रही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103, डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। तो सबसे पहला डच जो भारत में आया था वो था कार्नेलिस दे हस्तमान। कार्नेलिस दे हस्तमान, पहले भी हमने किया हुआ है। तो पहला डच जो भारत में आया था वो कार्नेलिस दे हस्तमान था, और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इसके अलावा डचों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां जो स्थापित की, वो स्थापित की पुलिकट में, सूरत में, चिंसुरा में। यानी अगर जो हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहली डच फैक्ट्री यानी डच कोठी भारत में स्थापित हुई थी 1605 ईस्वी में। सबसे पहले स्थापित हुई थी मछलीपट्टनम में, और 1610 ईस्वी में पुलिकट में स्थापित हुई, 1616 में स्थापित हुई सूरत में, और उसके बाद में बंगाल के चिंसुरा हो गया, आजकल के तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हिस्सों में विमलीपट्टनम हो गया, कलकत्ता के पास कासिम बाजार हो गया, तो हुगली के पास चिंसुरा हो गया। तो लगातार ये कोठियां डचों के भारत में स्थापित हुई, लेकिन 1605 में सबसे पहले स्थापित हुई मछलीपट्टनम में, और उसके बाद में पुलिकट और सूरत में, और उसके बाद में चिंसुरा में स्थापित हुई। यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम बनवाए। इसको हम व्यापारिक गोदाम बोल सकते हैं, या फैक्ट्रीज बोल सकते हैं, या फिर कोठियां बोल सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये गोदाम ही थे। गोदाम का मतलब है कि जितने भी भारत में बने हुए सामान थे उनको यहाँ पर भंडारित किया जाता था, गोदाम में भरा जाता था, वेयर हाउस थे ये, और बाद में इसे जहाजों में लादकर यूरोप के देशों में जाकर बेच दिया जाता था। इस वजह से इसको गोदाम बोल सकते हो, वेयर हाउस बोल सकते हो, फैक्ट्री बोल सकते हो, या फिर कोठियां बोल सकते हो।
तो डचों ने भारत में अपने व्यापारिक गोदाम सूरत में स्थापित किया, भड़ोच में स्थापित किया, अहमदाबाद में स्थापित किया, कोचीन, मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, इन सभी हिस्सों में डचों ने अपने गोदाम यानी कोठियां स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डच लोगों की व्यापारिक वस्तुओं में कौन सी वस्तु सम्मिलित नहीं थी? कौन सी वस्तु इनमें ऐसी है तो जो जिसके ऊपर जो है डच व्यापार नहीं करते थे, जिन वस्तुओं का व्यापार डच नहीं करते थे उससे संबंधित आपको आंसर बताना है। तो डच भारत में मसालों का व्यापार करते थे, नील, कच्चा रेशम, इसके अलावा शीशा, चावल, अफीम, कत्था, कत्था जो पान में लगाया जाता है रेड कलर का, और इसके अलावा कपूर, इन सभी का व्यापार करते थे। लेकिन चाय का व्यापार डच भारत के साथ नहीं करते थे। तो स्पेशली जब नहीं पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है कि चाय का व्यापार डच जो है भारत में नहीं करते थे। इससे आगे अंग्रेजों ने डचों को भारत में उनके आखिरी अधिकार क्षेत्र से कब बेदखल किया? यानी अंग्रेजों ने डचों को भारत से कब उनके अधिकार क्षेत्र से व्यापारिक कार्यों से बेदखल किया? तो आपको याद हो, लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में 1759 में अंग्रेजों का डचों के साथ में युद्ध हुआ, जिसे हम बोल सकते हैं बैटल ऑफ बेदारा, या जिसे कहा जाता है बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। और इस युद्ध में डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया अंग्रेजों ने, और डच जो है भारत को छोड़कर भारत के आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार व्यापार करते रहे, लेकिन भारत से बेदखल कर दिए गए 1759 में। और उसके 2 साल बाद ही आपको याद हो 1761 में वांडीवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित करके अंतिम रूप से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को केवल व्यापार तक सीमित कर दिया। यानी 1761 के बाद में हम देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पौंडीचेरी वाले हिस्से में व्यापार करती रही, और 1954 में 1954 में ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पौंडीचेरी वाले हिस्से भारत सरकार को सौंपकर वापस चली गई। और बाद में आपको पता ही है कि 1955 में उन हिस्सों को भारत सरकार ने भारतीय संघ में शामिल कर दिया। तो 1759 में बेदारा के युद्ध के अंतर्गत डचों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में अपने किस राजदूत को भेजा था? तो इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में कप्तान हॉकिंस को भेजा था। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे, 3 वर्ष तक जहांगीर के दरबार में रहे और गुजरात में अपने व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। लेकिन पुर्तगालियों ने जब कानाफूसी की और एक तरीके से जहांगीर को भड़काया कि किसी तरीके से जो है किसी भी तरीके से इनको व्यापारिक अनुमति ना दी जाए, तो जहांगीर एक स्टेप वापस चला गया। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि कप्तान हॉकिंस जो है इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने, और इसके अलावा 400 का मनसब दिया था जहांगीर ने। लेकिन बाद में हमें देखते हैं कि 1612-13 के अंतर्गत सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने में सफल होते हैं अंग्रेज। 1608 में भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम, क्योंकि कैप्टन हॉकिंस इसमें आए थे भारत में, तो 1608 में भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज जो था वो हेक्टर था। हेक्टर जहाज में बैठकर जो है हॉकिंस भारत में आए थे। इस वजह से ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा कि 1608 में पहला जहाज जो है वो हेक्टर था। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से। दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, और शुरुआत में इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। लेकिन जल्द ही इसे नाम दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इस प्रकार का नाम था। लेकिन इसका नाम चेंज करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के टाइम में इसे मंजूरी दी गई थी, और शुरुआत में केवल 15 वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी।
भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, लेकिन जल्द ही ये अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक अधिकार दे दिए गए थे। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजों ने किसे परास्त कर 1612 में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, यानी सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पुर्तगालियों को पराजित करके अधिकार कर लिया था सूरत के हिस्सों पर, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। क्योंकि आपको याद हो, कैप्टन हॉकिंस ने अनुमति प्राप्त की थी जहांगीर से, लेकिन जल्द ही पुर्तगालियों की बातों में आकर जहांगीर ने वो अनुमति वापस ले ली और 1612 ईस्वी में हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ सावले, आपको ध्यान रखना होगा, बैटल ऑफ सावले ये अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच में हुआ था 1612 में। सूरत के पास ही एक गांव है जिसका नाम है सावले, और यहाँ कैप्टन बेस्ट जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने पुर्तगालियों के साथ में युद्ध किया, पुर्तगालियों को पराजित किया, और पराजित करने के साथ ही 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के द्वारा भेजे गए राजदूत सर टॉमस रॉ ने किससे व्यापारिक सुविधाएं हेतु फरमान प्राप्त किया? तो फरमान प्राप्त किया कैप्टन हॉकिंस ने, फरमान प्राप्त किया कैप्टन हॉकिंस ने। कैप्टन हॉकिंस भारत में आए थे 1615 ईस्वी में, और ये दूसरे राजदूत थे जो भारत में आए थे। पहले कैप्टन हॉकिंस आ चुके थे और उसके बाद में सर टॉमस रो, या जिसे हम बोल सकते हैं सर थॉमस रो, और खुर्रम जो उस समय जहांगीर का पुत्र जो है वो गुजरात का सूबेदार था। खुर्रम जिसे इंडियन हिस्ट्री में हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, और शाहजहां जो है गद्दी पर जो है बैठा है शाहजहां के नाम से, लेकिन मूल नाम उसका खुर्रम था, और उस समय गुजरात का सूबेदार था, गवर्नर था खुर्रम, और उसी के फरमान से जो है जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था। इससे आगे अंग्रेजों ने हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो अंग्रेजों ने हुगली में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना 1651 में की थी। बंगाल में हुगली में अपना पहला फैक्ट्री स्थापित की थी 1651 में हुगली में, और हुगली जो है एक बंदरगाह था, और इस वजह से बंगाली खाड़ी के प्रमुख बंदरगाह शहर में जब इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, उसके बाद में तेजी से बंगाल के हिस्सों में प्रसार किया अंग्रेजों ने। इससे आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो आपको जब भी फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र जो है पूछा जाए तो आपको टिक करना है पौंडीचेरी, क्योंकि 1673 ईस्वी में फ्रांसवा मार्टिन नाम के एक फ्रांसीसी ने पौंडीचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की, और आने वाले टाइम में पौंडीचेरी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा। यानी जब तक फ्रांसीसी पौंडीचेरी को भारत सरकार को सौंप कर नहीं गए, तब तक जो है पौंडीचेरी प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा है फ्रांसीसियों का। इससे आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के विचार से 1700 ईस्वी में विलियम फोर्ट की स्थापना की थी। कहां पर? तो विलियम फोर्ट जो है कलकत्ता से संबंधित है। आपको ध्यान रखना होगा 1698 में 3 गांव जिनका नाम था सुतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को 12,000 रुपए वार्षिक किराए पर लिया गया, और यहीं पर 1700 ईस्वी में अपना प्रमुख जो है किला स्थापित किया अंग्रेजों ने, जिसका नाम था फोर्ट विलियम, और ये प्रमुख केंद्र बन गया था, आने वाले टाइम में प्रशासनिक केंद्र बन गया था अंग्रेजों का भारत में प्रमुख रूप से। जोब चौरनाक का नाम आपको याद रखना होगा। जोब चौरनाक जो है इसने कलकत्ता नगर की स्थापना की थी भारत में, और यहीं पर विलियम फोर्ट की स्थापना की गई थी 1700 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम छापाखाना, छापाखाना का मतलब आपको पता ही है, प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस जो है 1556 ईस्वी में
1556 में स्थापित हुई थी। आपको याद हो इंडियन हिस्ट्री की प्रमुख घटनाओं में 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई और अकबर गद्दी पर बैठा था, मुगल शासक बना। और उसी वर्ष जो है पहला छापाखाना यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों के द्वारा भारत में स्थापित की गई। और कहां पर स्थापित की गई थी? गोवा में। पुर्तगालियों को भारत में कुछ चीजों को लाने का श्रेय दिया जाता है, जिनमें प्रमुख रूप से जो है आपको ध्यान रखना होगा प्रिंटिंग प्रेस, उसके अलावा तंबाकू टोबैको जो है वो पुर्तगाली भारत में लाए थे। और तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना होगा मक्का, मेज जो है अनाज, वो भी पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था। तो 16वीं शताब्दी से पूर्व भारत में इनमें से कौन सी चीज नहीं उगाई जाती थी? तो तंबाकू और मक्का जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया है। इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि ये उससे पूर्व जो है भारत में नहीं उत्पादित होती थी। इससे आगे लिस्ट दी गई है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और डेनिश और वर्ष दिए गए हैं, आपको मैच करना है। तो पुर्तगाली भारत में आए हैं 1498 में। अंग्रेजों की पहली अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ब्रिटेन में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। इस वजह से 1, 2 और 3, 4 थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, इसमें थर्ड आंसर होगा इसमें। 117 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 117। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी। कौन से वर्ष? तो ये क्वेश्चन बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। 1717 में यानी 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल भारत में आया था जॉन सुरमन के नेतृत्व में, और उसमें एक डॉक्टर हैमिल्टन शामिल थे जिन्होंने फर्रुखसियर को एक प्रमुख बीमारी से जो है निजात दिलाई थी। फलस्वरूप फर्रुखसियर ने खुश होकर फरमान जारी किया था जिसके अंतर्गत व्यापारिक अधिकार प्रदान किए गए थे अंग्रेजों को 1717 में, आपको ध्यान रखना होगा। इससे आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किसका उत्तराधिकारी था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी था, क्योंकि 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई तो उसके पौत्र सिराजुद्दौला ने गद्दी प्राप्त कर ली थी। अपनी मौसी घसीटा बेगम को पराजित करके, मीर जाफर को पराजित करके आखिरकार जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल के नवाबों का सही क्रम, सही सीक्वेंस आपको देखना है। मुर्शीद कुली खां 1727 तक बंगाल का नवाब रहा था और उसके बाद में सुजाउद्दौला 1727 से 1739 तक बंगाल का नवाब रहा। सरफराज खां 1739 से 40 तक बंगाल का नवाब रहा और इसको पराजित करके, इसकी हत्या करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब रहा 1740 से 1756 तक। और आपको ध्यान हो 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1, 2 और 3, 4 जो है आपको आंसर जो है टिक करना होगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बंगाल के अंग्रेज गवर्नरों का सही क्रम क्या है? तो बंगाल के अंग्रेज गवर्नरों का सही क्रम जो है आपको ध्यान रखना होगा। लॉर्ड क्लाइव, उसके बाद में हॉलवेल कुछ समय के लिए बने और ये टेम्परेरी थे क्योंकि परमानेंट नहीं थे। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना होगा वेंसीटार्ड आपको ध्यान रखना होगा। फिर से क्लाइव की वापसी हुई थी वेंसीटार्ड के बाद में, और क्लाइव की वापसी के बाद में आपका ध्यान हो कि वेरी लास्ट और इसके अलावा आपका कार्टियर, और कार्टियर के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ये शुरुआती गवर्नर हैं बंगाल के। क्लाइव, हॉलवेल, तो सबसे पहले क्लाइव हो जाएगा, हॉलवेल इसमें ऑप्शन में नहीं है, वेंसीटार्ड हो जाएगा 2, 3 और वेरी लास्ट और कार्टियर बी आंसर होगा इसमें आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब की सेना ने कासिम बाजार की कोठी पर आक्रमण किया। इस समय बंगाल का नवाब था, तो बंगाल का नवाब था इस समय सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
बंगाल के अपने फोर्ट विलियम में किलेबंदी करने से मना किया, लेकिन मना करने के बावजूद जब इन्होंने किलेबंदी को नहीं रोका तो सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को बंगाल के नवाब ने कासिम बाजार, जो प्रमुख कोठी थी अंग्रेजों की, उस पर आक्रमण किया। और उस पर आक्रमण करने के बाद में सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया, और कासिम बाजार पर अधिकार करने के बाद में 16 जून को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया 1756 में। और 20 जून 1756 में एक प्रमुख ऐतिहासिक घटना हुई जिसे हम बोल सकते हैं काल कोठरी की घटना, जिसमें 400 से ज्यादा अंग्रेज मारे गए थे। और फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में आए मद्रास से, और उन्होंने पराजित किया सिराजुद्दौला की सेना को और पुनः अधिकार कर लिया फोर्ट विलियम पर। तो सिराजुद्दौला, फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि हुई, और ये किसके बीच में हुई थी? तो अभी हमने जिक्र किया है कि सिराजुद्दौला ने अधिकार कर लिया था कलकत्ता कासिम बाजार के हिस्सों पर, और काल कोठरी घटना हुई। और फरवरी 1757 को स्पेशली जो डेट है वो है 9 फरवरी 1757 को 9 फरवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से आए ब्रिटिश सेना को लेकर, और जो सिराजुद्दौला की सेना जो है कलकत्ता में थी उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद में आखिरकार जो है अलीनगर की संधि हुई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और इस संधि के अंतर्गत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो सभी सुविधाएं प्राप्त हो गई जो कभी फर्रुखसियर से प्राप्त हुई थी, व्यापारिक सुविधाएं लागू हो गई थी। और इसके अंतर्गत जो है बंगाल के नवाब की कमजोर स्थिति जो है रॉबर्ट क्लाइव के सामने आ गई। और आने वाले टाइम में आपको पता ही है कि मानिक चंद और मीर जाफर जैसे, जगत सेठ जैसे लोगों के साथ में संधि करने के पश्चात में 23 जून 1757 को प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध हुआ बंगाल के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसे हम बोलते हैं प्रमुख पलासी का युद्ध। और पहली बार कोई भारतीय राज्य पराजित हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अप्रत्यक्ष अधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अलीनगर की संधि के अनुसार कंपनी को बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार मिल गया। कहां पर? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में यह अधिकार ऑलरेडी प्राप्त था, लेकिन जो किलेबंदी रोक दी थी, रोकने के लिए बोल दिया था सिराजुद्दौला ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं रोका, तो ये सभी सुविधाएं जो है समाप्त कर दी गई थी, जो पुनः प्राप्त हो गई थी अलीनगर की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बंगाल का नवाब बनते ही मीर कासिम ने अंग्रेजों को मालगुजारी प्रदान की थी। मालगुजारी प्रदान करने का मतलब है कि बर्दवान, मिदनापुर और चट्टगांव, इन तीनों गांवों की से जो भी टैक्स प्राप्त होगा वो पूरा का पूरा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया जाएगा। तो इन सभी हिस्सों के मालगुजारी प्रदान कर दिए गए 1760 में मीर कासिम के द्वारा अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब था। तो पटना हत्याकांड के समय बंगाल का नवाब, तो पटना हत्याकांड 1761 से संबंधित है, और बंगाल की राजधानी मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी थी, और इसी दौरान उसके खिलाफ पटना के यानी बिहार के उप सूबेदार राम नारायण के द्वारा किया गया। और जब इसकी जानकारी मीर कासिम को प्राप्त हुई तो उसने राम नारायण की हत्या करवा दी। इसी को इंडियन हिस्ट्री में 1761 में पटना हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर होगा उसी के अकॉर्डिंग मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हुआ था 1858 के एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि 1858 का जो एक्ट भारत में आया था उस एक्ट के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार, व्यापारिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार सब समाप्त हो गए। यानी संपूर्ण रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जितना भी अधिकार था, जितने भी क्षेत्रों पर अधिकार था, उन सभी पर अधिकार जो है महारानी विक्टोरिया का मान लिया गया, यानी ब्रिटिश क्राउन का मान लिया गया। और 1858 से 1947 तक का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद का शासन था भारत में।
इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1 to 7 बंगाल प्रेसिडेंसी का अध्यक्ष निर्वाचित होता था। तो बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि 3 प्रेसिडेंसीज थी 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में, और उनमें सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी जो है बंगाल प्रेसिडेंसी थी। इसके अलावा बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी जिसका नाम था बंगाल प्रेसिडेंसी, या जिसे कहा जाता था कलकत्ता प्रेसिडेंसी, इसके अध्यक्ष निर्वाचित किए जाते थे किसके द्वारा? तो कंपनी के निदेशकों के द्वारा, डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, उनके द्वारा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट जो है निर्वाचित किए जाते थे, उन्हीं के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। और 1858 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई तो जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गए थे ब्रिटिश संसद को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए 1858 के एक्ट के अंतर्गत। लेकिन उससे पूर्व ये निर्वाचित किए जाते थे, इलेक्टेड थे कंपनी के निदेशक मंडल के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। तो यहाँ पर आज के जो है क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।